हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब तक आपके कवर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कुछ जो सम्मेलन हुए हैं या फिर अग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन नाम से ये जो टॉपिक है वो हम लोगों ने देखा था। स्टार्ट करते हैं, एक रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपका, बिकॉज यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसकी बात मैं कहूँ तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी कन्वेंशन, जो भी अग्रीमेंट लिखे हुए हैं, उनका ईयर और उससे वो किससे संबंधित है, मतलब उसका उद्देश्य, ये सभी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और यहीं पे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, क्योंकि क्या होता है कि ईयर में कन्फ्यूजन हो जाती है और कभी कभी जो उद्देश्य है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो कन्वेंशन लाया गया था उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले है रामसर कन्वेंशन, 1971 में आया था, आर्द्र भूमि से संबंधित है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में आया था। इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। यहाँ पे ये स्टॉकहोम का कन्वेंशन होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया में इसके बाद ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, इसी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉकहोम का जो डिक्लेरेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है साइट्स, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनसे रिलेटेड एक कन्वेंशन बनाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है जंगली जानवरों का, उससे जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उससे संबंधित ये एक कन्वेंशन बनाया गया था, साइट्स, जिसका स्थापना वर्ष है 1973। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बॉर्न कन्वेंशन, जो कि प्रवासी प्रजातियों के लिए था, 1979 में आया था। इसके बाद आता है वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में आया था। ठीक है, ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। तो ओजोन लेयर में जो भी हानि हो रही थी उससे संबंधित एक वियना कन्वेंशन आया था 1985 में। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे भी ओजोन से संबंधित कुछ चर्चा की गई थी, जिसमें उत्पादन और खपत के बारे में, जो भी ओजोन शरीर क्षयकारी पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन और खपत से रिलेटेड कुछ उसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी। 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और, इसी में मैं आपको बता देती हूँ, एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, 1987 में आती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास का जो सिद्धांत होता है उसी से संबंधित है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आती है। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 1987 में। इसके बाद आता है बेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 में आता है। 1989 में ये संबंधित है जो विकासशील देश हैं और अविकसित देश हैं, इनमें कुछ डंपिंग की प्रक्रिया हो रही होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खतरनाक जो कचरे होते हैं जो देश भर से, दुनिया भर से इसमें जो वेस्ट होते हैं, कुछ डेंजरस वेस्ट जो होते हैं, उनसे संबंधित चर्चा की गई थी बेसल कन्वेंशन में। ठीक है, 1989 में आता है। इसके बाद आता है जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जो कि 1992 में आता है। इससे पहले मैं एक और बता देती हूँ, एक रोटरडैम कन्वेंशन आता है, रोटरडैम। ठीक है, इसको आप लोग अपने आप हिंदी में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कन्वेंशन, जो भी समझौते हैं, वो नाम यहाँ पे जो शहर के नाम पे ही दिए जाते हैं जहाँ पे वो कन्वेंशन होता है, जो अग्रीमेंट होता है। तो इसी का आप लोग हिंदी में कर सकते हैं, रोटरडैम ही कहा जाएगा इसको। तो ये जो रोटरडैम कन्वेंशन है, ये भी कुछ केमिकल्स या फिर जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनसे संबंधित जो एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है वो रॉटरडैम कन्वेंशन लगाती है। 1998 में आया था, 1998 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैविक विविधता पर एक कन्वेंशन हुआ था, 1992 में हुआ था। 1992 में ही रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट जो है वो कहा जाता है, उसी में ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक कन्वेंशन होता है 1992 में।
इसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। इसका जो है फॉर्मेशन 1992 में ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद आता है रियो शिखर सम्मेलन। ये सभी जो है ये एक ही है 1992 में। ये तीनों ही जो सम्मेलन है वो एक साथ ही हो रहे हैं, जिसमें पहले जैव विविधता की बात की जा रही है, फिर जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, और रियो सम्मेलन में ही ये सारी बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रियो शिखर सम्मेलन 1992 में होता है। इसमें भी उत्सर्जन रिलेटेड, सतत विकास संबंधित कुछ जो चर्चा है वो हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है UNCCD, जिसमें हम लोग UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी एक उपजाऊ भूमि है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, रेगिस्तान बनती जा रही है। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया था टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये आता है 1994 में। ठीक है, 1994। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ बातें कही गई थी। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योटो प्रोटोकॉल नाम से फेमस है, 1997 में आया था। इसके बाद आता है जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था, 2000 में आया था, और ये संबंधित है जीवित संशोधित जीवों। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए थे। कार्टेजेना प्रोटोकॉल में 2000 में आया था। इसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, 1972 में आया था। इसके बाद आता है आपका UNREDD। UN रेड नाम से जाना जाता है। तो इसमें एमिशन, जो भी सब एमिशन हो रहे हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और वनों का डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सभी कारणों को ख़त्म करने के लिए UN रेड का फॉर्मेशन किया गया था 2000। ठीक है, ये आएगा 2008 में। ठीक है, इसके बाद आता है नगोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जैविक संसाधनों एवं उनसे जुड़े हुए जो उपयोग होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले जो लाभों का उचित और एक साझाकरण है। ठीक है, तो ये नगोया प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो जो भी रिसर्च की जाती है अलग अलग देशों में, उसके लिए कुछ रिसोर्स का शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज की जो शेयरिंग होती है उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको नगोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। 2010 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद आता है मिनामाटा कन्वेंशन, 2013 में आता है। मिनामाटा कन्वेंशन जो है वो एक बीमारी है मिनामाटा नाम की, उसी से संबंधित एक पर्यावरण में होने वाले जो नुकसान है उससे संबंधित कुछ चर्चा की गई है। किससे होती है ये बीमारी? तो ये होती है पारे से, यानी कि मरकरी से। नेक्स्ट आता है COP21, जो कि 2016 में आया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जीवाश्म ईंधन आधारित जो बिजली है उस पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी उत्सर्जन होता है हार्मफुल गैसेस का, उसको रोकना, उसके रोकथाम के लिए COP21 में बातें कही गई थी, 2016 में आया था। इसके साथ ही किगाली संशोधन, यहाँ पे लिखा भी है, तो किगाली संशोधन जो है किगाली अग्रीमेंट नाम से जाना जाता है, 2016 में ये भी आया था। और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से संबंधित है, इसको चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई है। तो यहाँ पे ये किगाली कन्वेंशन या फिर किगाली अग्रीमेंट जो है वो इससे संबंधित है, 2016 में आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है COP24, जो कि 2018 में आया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक फ्रेमवर्क की बात कही गई है। इसके साथ ही इसमें एक पेरिस समझौते कि पक्षों की पहली बैठक का तीसरा सत्र भी शामिल था। जो रिसेंट में हुआ है वो है COP28, 2023 में हुआ है, ये दिसंबर 2023 में, और ये हुआ है दुबई UAE में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, COP28। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। ये सभी जो कन्वेंशन के बारे में हमने पढ़ा ये सभी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है UPSC हिंदी 4CS। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो PDF है वो उसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लोग ज़रूर से याद करिएगा। ये सभी जो कन्वेंशन दिए गए हैं
किस उद्देश्य से बनाए गए हैं और साथ ही कौन से वर्ष में हैं, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार्ट होता है, ये है प्रदूषण के बारे में। तो पॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पे कोई भी अनचाहा जो पदार्थ है जो हमारे वातावरण में घुल जाता है या मिल जाता है प्राकृतिक तरीके से या फिर अप्राकृतिक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा या फिर कुछ प्राकृतिक तरीके से, जिसको हम लोग कह सकते हैं वल्केनो की वजह से, ज्वालामुखी जो है उसकी वजह से कई सारी गैसेस जो होती हैं वो हमारे वातावरण में मिल जाती हैं। इसके साथ ही और भी कई कारण होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से प्रदूषण के कारक बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर गलत तरीके से जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, इनके वजह से भी प्रदूषण जो है वो फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रदूषण जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे एक अधिनियम है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जल अधिनियम जो है वो 1974 में आता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की बात कही गई है। यहाँ पे वाटर एक्ट आता है 1974 में। इसके बाद वायु प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अधिनियम आता है 1981 में, ठीक है। ये दोनों ही ईयर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। CPCB के जो फॉर्मेशन होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो जल वाला अधिनियम है इसके साथ ही CPCB का फॉर्मेशन किया जाता है। सेंट्रल लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जाता है, इसके साथ ही स्टेट लेवल पे भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जाता है 1974 में। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर बनते हैं इस पे वो है बायो एक्यूमुलेशन से संबंधित और बायो संवर्धन, जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यदि कोई, ठीक है, तो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन में ये होता है कि अगर कोई भी केमिकल किसी छोटी मछली के द्वारा खाया गया है तो उसके बाद जब ये बड़ी मछली के द्वारा खाया जा रहा है तो यहाँ पे यही सेम चीज़ जो होती है, ये केमिकल जो होता है, ये इसके शरीर में भी आ जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन के सिद्धांत में ये बताया जाता है कि अगर कोई बड़ी मछली है तो वो सिर्फ एक छोटी मछली तो खाएगी नहीं, इसके साथ ये कई सारी मछलियाँ खा जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो केमिकल था, इसमें जो केमिकल था, ये सभी मिलके एक बड़ी मछली में जब जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा केमिकल जो होता है वो उसके शरीर में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि एक मैग्निफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैग्निफिकेशन का सिद्धांत है ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर प्रदूषक की बात की जाए तो दो तरह के प्रदूषक होते हैं, एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉल्यूटेंट है, इस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और एक होता है द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक में आते हैं जो ये सीधे मानव द्वारा प्रकृति में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि सीधा असर करते हैं, कोई दूसरा द्वितीयक जो पॉल्यूटेंट होता है उसको नहीं बनाते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये डायरेक्ट जो होता है सीधा असर करते हैं प्रकृति में और नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि जो DDT होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं। DDT जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। इसके साथ ही और भी कंपाउंड आते हैं इसमें, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के कुछ कंपाउंड आते हैं जिसको नॉक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, NO4 भी हो सकता है। इस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनता है और साथ में सल्फर का कंपाउंड जिसको सॉक्स कहा जाता है, SOX। फिर यहाँ पे कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक का कार्य करते हैं। यहाँ पे ये सीधा असर करते हैं प्रकृति पे, ठीक है। इसमें किसी कंपाउंड के मिलने या बनने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद द्वितीयक जो होता है ये प्राथमिक प्रदूषकों से एक डिराइव्ड होते हैं, उनसे मिलके बनते हैं, तो उन्हीं से उत्पन्न हुए होते हैं जिनको द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि PAN जिसमें पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद। यहाँ पे अभी मैं आपको रिएक्शन भी बताऊंगी इसका कैसे बनता है ये। और इसके साथ ही
ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड इसमें है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जो एक प्राथमिक प्रदूषक से मिलके बन रहा है एक द्वितीयक, जिसको कहते हैं हम लोग ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, अगर भौतिक गुणों के आधार पर बताया जाए तो यहाँ पे गैसीय प्रदूषण होता है, धूल प्रदूषण होता है, ताप, ध्वनि, रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। इसके साथ ही पर्यावरण के भाग के आधार पर बताया जाए तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और भूमि प्रदूषण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर बताया जाए तो जैव निम्नीकरणीय, जिसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ऐसा प्रदूषण होता है, और साथ ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रदूषण के प्रकार हैं। इसके साथ ही उत्पत्ति के अनुसार बताया जाए तो प्रदूषण जो होता है वो प्राकृतिक तौर से होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का फूटना, और अप्राकृतिक तरीके से, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न कुछ कारणों से होता है प्रदूषण, जैसे कि औद्योगिकी क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषण। ये सभी जो है प्रदूषण के आधार होते हैं या प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा प्रदूषक के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, एक और आधार है जैसे कि क्वांटिटेटिव, परिणामात्मक, और साथ ही क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि प्रकृति में मौजूद होते हैं। ठीक है, परंतु अगर ये एक स्तर से अधिक बढ़ जाते हैं तो ये प्रदूषक हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड या फिर सल्फर के कंपाउंड। ये सभी क्या है कि एक स्तर तक अगर इनकी मात्रा बनी रहती है तो ये प्रदूषक नहीं होते हैं, बट एक स्तर के बाद क्या होते हैं, ये प्रदूषक में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वालिटेटिव की बात की जाए, गुणात्मक की बात की जाए, तो ये मुख्य रूप से प्रकृति में मानव जनित होते हैं। तो यहाँ पे ये अप्राकृतिक तरीके से बनते हैं, और ये सभी जो हैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि DDT मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही कुछ कीटनाशक होते हैं, फंगीसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये अप्राकृतिक रूप से पर्यावरण में आते हैं और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव तरीके से प्रदूषक क्या होते हैं, क्वालिटेटिव तरीके से प्रदूषक क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग वायु प्रदूषण से। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे CPCB जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मापती है एयर क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में भी कभी कभी बताया जाता है AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। उसके बाद से आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब है, यानी कि प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो एक एयर क्वालिटी नापने का जो तरीका होता है, ये इसके द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें 12 प्रदूषकों का मापन किया जाता है, जिसमें 12 में है सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड यानी कि SO2, नाइट्रोजन का NO2, फिर उसके बाद आता है PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है उसका जो साइज़ है वो 10, PM10 और PM2.5। ठीक है, ये दोनों साइज़ याद रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो PM का अर्थ है वो है कणिका पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसके बाद आता है ओजोन, फिर आता है लेड। ठीक है, लेड, उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया NH3 और बेंजोपायरीन। ठीक है, ये सभी जो हैं ये 12 प्रदूषक हैं। ये सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रदूषक का जो मापन होता है इसमें कौन से जो केमिकल्स हैं उनका मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2015 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेंटली अगर बात की जाए तो AQI में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स ही मापे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे PM10, PM2.5, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है, इन्हीं का मापन जो है वो किया जाता है।
ठीक है। कुछ और पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लास्टिक जो होता है, नैनो प्लास्टिक जो होता है वो भी एक पॉल्यूटेंट है। इसके साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आते हैं, सल्फ़र के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पैन का फॉर्मेशन होता है वो अगर नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, यानी कि कार्बन के कुछ कंपाउंड के साथ जब मिल जाते हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन भी करते हैं, और साथ ही जो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइट है PAN, इसका फॉर्मेशन भी किया जाता है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक तापमान पर और एक स्पेसिफिक दाब पर ये एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये हानिकारक जो कंपाउंड्स हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो पैन का फॉर्मेशन हो रहा है इसी के वजह से एक स्मॉग बनता है जिसको प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहा जाता है। ये स्मोक यानी कि धुएं और फॉग यानी कि कोहरे से मिलके बनता है, ठीक है। धुआं और कोहरे से मिलके बनता है, स्मॉग कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक के बारे में कुछ और बातें लिखी हुई है, जैसे कि ओजोन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ज़रूर से याद रखिएगा। इसके साथ ही कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में भी प्रदूषक पाए जाते हैं जिसको फ्लाई ऐश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे कण होते हैं, किससे बने हुए होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड से बने होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बने होते हैं, आयरन का ऑक्साइड होता है और साथ ही कैल्शियम का ऑक्साइड होता है। इसके काफ़ी छोटे कण होते हैं जिसको फ्लाई ऐश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं और साथ ही इनका जो भार होता है वो काफ़ी कम होता है, तो ये उड़ते हुए होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। इसके रोकथाम के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है। जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, इनके द्वारा ये लगाया जाता है। अब फ्लाई ऐश से संबंधित कुछ हानियाँ लिखी हुई है और इसके साथ ही कुछ लाभ भी होते हैं इसके, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लाभ की बात करती हूँ। तो फ्लाई ऐश जो होता है वो ईंट बनाने के काम आता है। तो यहाँ पे जो फ्लाई ऐश से संबंधित जो ईंटें होती है वो काफ़ी हल्की होती हैं और साथ ही सीमेंट की अपेक्षा जो होती है वो अधिक मजबूत भी होती है। तो इसलिए फ्लाई ऐश जो है उसको इकट्ठा किया जाता है और उससे ईंट बनाने की प्रक्रिया की जाती है। इसके साथ ही अगर खेतों में इसका छिड़काव किया जाए तो मृदा की जो जल ग्रहण की क्षमता होती है, ठीक है, वो वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे भी ये लाभदायक होता है फसलों की पैदावार से संबंधित। इसके साथ ही भूमि भराव या खानों में भराव के प्रयोग में काम में आता है। तो ये सभी जो हैं ये इसके लाभ हैं। फ्लाई ऐश के लाभ क्या होते हैं ये हमने देख लिया। हानियों की बात की जाए तो ये काफ़ी छोटे कण होते हैं, तो इसलिए ये हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं और श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही जो वायु की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती है क्योंकि ये हवा में उड़ते रहते हैं और यहाँ पे जो नेचुरल जो वायु होती है उसकी गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही पौधों की पत्तियों पे अगर ये जमा हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्लाई ऐश के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है और इसके साथ ही इसके कुछ लाभ और हानियों के बारे में हमने जाना। इसको दूर करने के लिए कुछ और भी चीज़ें लगाई जाती है, जैसे कि चिमनी में एक बैग फिल्टर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धुएं के कणीय पदार्थ होते हैं जिसका जो साइज़ होता है वो 50 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 माइक्रोन एक अनुमान बताया गया है साइज़ का। तो इसके लिए चिमनी में एक बैग फिल्टर लगाया जाता है जिससे कि जो भी धुएं के जो पदार्थ होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं बैग फिल्टर में और उसको बाद में हटाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर 50 माइक्रोन से ज़्यादा बड़े कण हैं तो उसके लिए एक साइक्लोन कलेक्टर लगाया जाता है, जिसको इसके साथ ही वेट स्क्रबर भी लगाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से एक साइक्लोन कलेक्टर कहा जाता है इसमें, ठीक है। प्रक्रिया मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक प्रदूषित हवा जो होती है, प्रदूषित हवा मतलब इसमें जो हवा है इसमें कुछ कण हैं जो कि पॉल्यूटेंट है, यहाँ से उसको अंदर भेजा जाता है। इसके साथ ही ये यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा आकार बना रहता है जिसमें इस हवा को काफ़ी घुमाया जाता है, ठीक है। घुमावदार तरीके से उसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस किया जाता है जिसके द्वारा जो इसके जो कण होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि ये हैवी होते हैं,
इनका भार ज़्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और जो शुद्ध हवा होती है, जो कंपैरेटिवली जो यहाँ से आ रही है प्रदूषित हवा, इससे जो शुद्ध हवा होती है, जो इसके मैटर जो होते हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, और शुद्ध हवा जो होती है वो आउटलेट से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भारी कण हैं ये नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और निकास द्वार से इनको एक संकलित करणीय पदार्थ को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको साइक्लोन सेपरेटर कहा जाता है। साइक्लोन सेपरेटर देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाहनों से जो उत्सर्जित प्रदूषक होता है उसको रोकने के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाएगा, ठीक है। और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो कि ये प्रदूषक है इसको नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा जो कि ये प्रदूषक नहीं है। कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होगा इसको कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में बदल दिया जाएगा। किस तरह से होता है, तो इसमें कुछ प्लैटिनम और रेडियम के रॉड बने रहते हैं। इन रॉड में ये जो केमिकल प्रक्रिया है, जैसे जैसे हवा इससे पास करती है, ये जो केमिकल प्रक्रिया है इससे ये सभी जो केमिकल्स हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, नाइट्रोजन से युक्त जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नाइट्रोजन में बदल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। वायु प्रदूषक सूचक की बात की जाए तो इस पे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन होता है। लाइकेन अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन में अगर एक लाइकेन दिया हुआ है तो हमेशा लाइकेन को ही टिक करिएगा। अगर लाइकेन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे मॉसेस जो होते हैं, मॉस, इसको भी माना जाता है कि ये भी एक सूचक है वायु प्रदूषण का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है, बट अगर ऑप्शन में लाइकन दिया हुआ है तो लाइकन को ज़रूर से टिक करिएगा। इसके बाद आता है अगर सिगरेट के धुएं की बात की जाए तो उसमें जो मुख्य प्रदूषक होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर बेंजीन ही नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर उसमें सिगरेट के धुएँ के मुख्य प्रदूषक पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दिया हुआ है। पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड होता है, इसमें और भी चीज़ें जो होती है, अलग अलग केमिकल्स जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा, एसिड रेन, ठीक है। तो ये भी जो इसका कारण होता है वो होता है सल्फर के कंपाउंड और साथ ही नाइट्रोजन के कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अम्ल वर्षा, यानी कि अगर कोई बारिश हो रही होती है जिसका जो pH होता है, pH जो होता है वो 5 से कम होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी भी वर्षा का pH जो होगा वो 5 से कम होगा तो उसको अम्ल वर्षा की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं जब हवा में जाते हैं, जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पे बादल से मिलते हैं। बादल जब होता है तो बादल क्या है, एक कंडेंस वाटर है, संघनित पानी है। तो यहाँ पे पानी से जब मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है, एक स्पेसिफिक तापमान और दाब की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो सॉक्स है यानी कि सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ मिलके, पानी के साथ H2O के साथ मिलके H2SO4 जो कि एक एसिड है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके H2O के साथ मिलके HNO3 बनाते हैं, ये भी एक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पानी जो होता है वो जब एसिड के साथ मिलता है यानी कि बादल में जब इस तरह के एसिड बन जाते हैं तब जो बारिश होती है वो खुद में एक एसिड होती है, यानी कि एसिडिक वाटर का रेन होता है जिसको एसिड रेन नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से ये सारी बातें जो हैं वो बताई गई है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन होता है। इसके जो हल्के कण होते हैं वो वायु जल वाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सोर्स होता है, जहाँ पे मान लीजिए ये इंडस्ट्री कहीं पे लगी हुई है तो चिमनी से जब धुआं निकल रहा है तो ये अपने स्रोत से दूर, कहीं दूर जाके बादल का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पे वर्षा करते हैं, ठीक है। तो इसको एसिड रेन कहा जाता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, तो पौधों की पत्तियों पर नुकसान होता है, साथ ही श्वसन क्रिया पे, प्रकाश संश्लेषण में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, फसल की वृद्धि में रुकावट करते हैं। और भी अगर मृदा की बात की जाए तो मृदा के जो पोषक
तत्व होते हैं इसको हानि पहुंचती है। इसके साथ ही जो एल्युमिनियम होते हैं इसके द्वारा एल्युमिनियम झीलों या तालाबों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो जल के जो जीव होते हैं उनको भी हानि पहुंचती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है हमारे प्रकृति के लिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे मनुष्यों के नेत्र और गला संबंधित रोग भी होता है। और इसके साथ ही ऐतिहासिक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके जो पत्थर होते हैं इनमें भी एक केमिकल रिएक्शन बनता है जिसकी वजह से एक पीलापन आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी अगर ताजमहल का एग्जाम्पल लिया जाए तो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है उसमें क्या हो रहा है, एसिड जब पड़ रही है तो वहाँ पे वो वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एसिड रेन की वजह से। इसीलिए काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ जो आगरा में पहले सेटअप हुआ करती थी उनको वहाँ पे ताजमहल के दूर एरिया में हटा दिया गया है। वहाँ के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगाने के लिए मनाही कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक स्तर पे भी नुकसान होता है, इसके साथ ही फसलों की वृद्धि में भी नुकसान होता है अम्ल वर्षा की वजह से। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक हेलसिंकी प्रोटोकॉल आया था 1985 में, जिसमें सल्फ़र से रिलेटेड जो भी कंपाउंड हैं उनके जो इस्तेमाल है इसको कम करने की बात की गई थी। मैक्सिमम अगर एसिड रेन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा से प्रभावित क्षेत्र है वो है नॉर्वे। ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण के बारे में दो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सुपोषण, जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि आसपास के जो खेत होते हैं इनमें जो भी एसिड हम लोग डालते हैं, जो भी कीटनाशक डाले जाते हैं, केमिकल्स, ये पानी के साथ प्रवाहित होकर किसी जो आसपास की वाटर बॉडी है उसमें इकट्ठा होते हैं। तालाब, जो कुएं होते हैं या तालाब होते हैं या नदी नाले जो होते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाते हैं। तो पानी में जब ये केमिकल्स इकट्ठा होते हैं तो एक आसपास के जो जीव होते हैं वो इसमें, आसपास के जो पौधे होते हैं वो इसमें पनपने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पौधे जमा होने लगते हैं और ये जो पानी का क्षेत्र होता है ये कम होता जाता है क्योंकि इसमें इतने पौधे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही सतह पर भी पौधे जमा हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जो नीचे के जल के जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर के जो प्लांट्स होते हैं ये प्रकाश भी नहीं आने देते हैं और साथ ही जो जल की जो ऑक्सीजन है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सुपोषण का प्रोसेस कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसके साथ ही अगर शैवाल जो होते हैं वो एल्गी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपरी सतह पर फॉर्मेशन हो जाता है उनका, तो इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं या फिर शैवाल ब्लूम कहा जाता है। जल प्रदूषण को जो मापने की इकाई होती है वो होती है BOD, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के नाम से हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी घुली हुई ऑक्सीजन होती है, यदि घुली हुई ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिमांड पूरा हो जा रहा है उस घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से। बट अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर मांग की बात की जाए तो मांग और ऑक्सीजन में यानी कि घुली ऑक्सीजन में एक तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है वैसे ही मांग बढ़ जाती है और अगर घुली ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है तो यहाँ पे रासायनिक ऑक्सीजन जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन देख सकते हैं इन दोनों के बीच में। आर्सेनिक जो होता है वो काफ़ी खतरनाक एक पॉल्यूटेंट है जिससे जल पोल्यूशन होता है। इससे एक बीमारी होती है जिसको ब्लैक फुट कहा जाता है। इसके साथ ही क्लोराइड से एक बीमारी होती है जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है। फ्लोराइड से एक बीमारी होती है जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है, जिससे दांतों और मसूड़ों में एक तरह का रोग हो जाता है। इसके साथ ही ये अगर छोटे लेवल पे होता है तो दांतों और मसूड़ों का रोग करता है, और अगर शरीर के कुछ हिस्से में जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो हमारा जो बोन्स होता है, बोन्स में इकट्ठा हो जाता है और एक तरह से कुबड़ पीठ जो होता है ये एक बीमारी हो जाती है जिसको हम्ड बैक कहा जाता है। इस तरह की भी बीमारियाँ जो होती है वो हो सकती है। इसके साथ ही एक नॉक नी सिंड्रोम होता है जिसमें हड्डियाँ जो होती है वो टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उसका भी कारण जो होता है वो होता है फ्लोराइड यानी कि केमिकल। ठीक है, इसके साथ ही अगर लेड की बात की जाए, ठीक है, कुछ और केमिकल मैं आपको बता रही हूँ जो कि पानी में ही मौजूद होते हैं। तो लेड की बात की जाए तो इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कैडमियम की बात की जाए तो कैडमियम से
किडनी की समस्या होती है। मरकरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक डिजीज़ होती है जिसको मिनामाटा कहते हैं, ठीक है। तो मिनामाटा डिजीज़ जो होती है वो मरकरी के कारण होती है। इसके साथ ही जो जल प्रदूषण होता है उससे संबंधित जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे ध्वनि के कुछ स्रोत दिए हुए हैं और जो ध्वनि है उसकी इकाई जो होती है वो होती है डेसिबल, ठीक है, डीबी, डेसिबल कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे कुछ ध्वनि के स्रोत दिए हुए हैं और डेसिबल जो है कितनी ध्वनि प्रोड्यूस करता है वो उसके बारे में एक लिस्ट बताई गई है, ठीक है। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट के माध्यम से इसको बताया है। तो अगर काफ़ी धीरे ध्वनि की बात की जाए, जैसे कि पत्तियों का हिलना या फिर उसका जो सरसराहट होता है, ये लगभग 20 डेसिबल तक की ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर आप आपस में लोग बहुत धीरे बात कर रहे होते हैं, फुसफुसाहट के साथ बात कर रहे होते हैं, तो उसमें कम से कम 30 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। कोई शांत कार्यालय है, इसमें भी जो ध्वनि होती है वो लगभग आसपास ही होती है। अगर सामान्य बातचीत की बात की जाए, ठीक है, तो सामान्य बातचीत में लगभग 60 डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर ऊंची ध्वनि की बात की जाए, जैसे ट्रक की आवाज़ या फिर जेट इंजन की आवाज़, तो ये लगभग 80 से 90 और 120, जेट इंजन जो होता है वो 120 डेसिबल तक का पहुँच जाता है, ठीक है। इसके बाद ही अगर आसपास कहीं जेट इंजन जो है, जेट प्लेन जो होता है वो जब उतर रहा होता है तो उसकी ध्वनि जो होती है वो ज़्यादा सुनाई देती है, तो लगभग वो 150 डेसिबल तक की हो जाती है। अगर रॉकेट इंजन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि निकलती है जिसको 180 डेसिबल तक माप सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण। यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कम ही टॉपिक बचे हुए हैं अब इन्वायरमेंट में। जल्दी ही आपका ये जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है और जो नोट्स है ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 108 दिन की सीरीज़ में, वो आप लोग ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आप लोग पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ही आज के जो प्रश्न हैं वो मैं आपसे पूछूंगी, इसका आंसर आपको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था? यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित ईयर आपको बताना है, नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित। इसके साथ ही जो COP 2023 में COP 28 हुआ है, ये कौन से शहर में हुआ है? नेक्स्ट आपको बताना है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है और कौन से वर्ष में आया है, ठीक है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपको बताना है, नगोया प्रोटोकॉल बताना है, इसके साथ ही COP 28 के बारे में बताना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रदूषण के साथ ही, जिसमें हम लोग जानेंगे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जो अभी बचे हुए हैं एनवायरनमेंट में, ये सभी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। धन्यवाद।